भगवान की, गुरु विद्या सागर जी मुनि महाराज की। अब गाथा नंबर 20, कल 19 हो गई थी, 18 और 19। अब आकाश द्रव्य का स्वरूप जब उन्होंने 19 नंबर गाथा में बता दिया था, जो आकाश के दो भेद थे अपने लिए, आज वो अपन समझ लेते कि आकाश लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से। तो गाथा नंबर 20 को देखिए। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदी, आयासे सो लोगो तत्तो पर्दो अलुगुत्तो। धम्मा, हाँ बोलो। पुग्गल जीवाय संति जावदी, आयासे से लोगो तत्तो पर्दो अलुगुत्तो। अब धम्म अधम्म, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, कालो और काल द्रव्य। पुग्गल जीवाय संति जावदी, पुद्गल और जीव जहाँ पर रहते हैं, वदी ने कहे गए। तो जहाँ पर जितने आकाश में, जितने क्षेत्र में धर्म अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये 5 द्रव्य पाए जाते हैं, उसे हम लोकाकाश कहते हैं। आयासे से लोगों, और इसके बाद आयासे मतलब लोकाकाश इसको कहते हैं, जावदी आकाश में। और तत्तो पर्दो अलुगुत्तो, और इससे उसके परे, जैसे 3 लोक के बाहर जिसको हम लोकाकाश के बाहर कहते हैं, वो अलोकाकाश, जहाँ में मात्र आकाश ही आकाश द्रव्य होता है। मतलब आकाश द्रव्य 2 भेदों में बटा हुआ है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लेकिन एक बात ये याद, हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इसको एक अखंड आकाश द्रव्य को एक अखंड मानना है, ये 2 नहीं है। ये समझने की दृष्टि से हमें 2 रखना है। बाकी आकाशस्य अनंता, आकाश एक अनंत प्रदेशी है और एक अखंड द्रव्य है। अभी आगे बताएंगे कि एक एक द्रव्य कौन कौन से हैं। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य एक एक है, काल द्रव्य असंख्यात है, जीव द्रव्य अनंतानंत है, और पुद्गल द्रव्य संख्यात असंख्यात अनंतान है। ऐसे स्वयं आगे खोलेंगे कौन से द्रव्य कितने। फिलहाल यहाँ पे अपन देख ले कि आकाश द्रव्य के जो 2 भेद हुए हैं वो किन कारणों से है। तो बता दिया कि जहाँ पर 5 द्रव्य हैं, आकाश को मिला के 6 द्रव्य, तो ये लोकाकाश का भेद है। और इसके बाहर परे, यानी इसके बाहर मात्र जहाँ पर आकाश ही आकाश है, शेष द्रव्य जहाँ नहीं पाए जाते, उसे हम अलोकाकाश कहते हैं, लोक से बाहर। अब अलोकाकाश तो हमारे दिमाग में आ गया कि अलोकाकाश तो मात्र जहाँ पर आकाश ही आकाश है। लेकिन हमारा लोकाकाश कैसा है, ये आप थोड़ा सा हम समझ लीजिए, अब थोड़ा हमारा समझने का सब्जेक्ट है। लोक को अगर हम देखेंगे तो आचार्य भगवान एक अच्छे उससे हमें समझ सकते हैं, आचार्य जी के। मान लो हम केंद्र बिंदु कोई एक बना ले, हम केंद्र बिंदु बना ले लोकाकाश को, और जब हम केंद्र बिंदु लोकाकाश को बनाएंगे और हम जब 10 दिशा में अनंत चलेंगे, इधर भी अनंत, इधर भी अनंत, इधर भी अनंत, तो ये कैसा बन जाएगा? गोल, अपने आप गोल बन जाएगा। मतलब 10 दिशा में आप 10 चाहो ना, ऊपर नीचे जाओगे तो भी और ऐसे भी जाओगे, तो एक ऐसा चारों तरफ जाओ तो अपने आप ही 10 दिशा अनंत तक चले जाओ, तो अपने आप ये गोल बनता चला जाएगा। अब अपने को ये समझना है हमारा जो लोकाकाश उसका कैसा नक्शा आता है। तो उन्होंने कहा कटिबद्ध, कटि मतलब पुरुष का, जैसे दोनों कमर पे हाथ रख के दोनों पैरों को ऐसा फैला के पूरे पुरुष खड़ा हो जाए, जैसा उसका आकार आता है वैसा ही आकार लोकाकाश का आएगा। अब उसकी लंबाई चौड़ाई को अपन समझ लें, तो लंबाई चौड़ाई के लिए, हाँ नक्शा आवा दे दो उनको, हाँ ये नक्शे से समझ लेंगे, इधर से मत लो। लंबाई चौड़ाई के लिए देखो ये बहुत अच्छा है, ये नक्शा मिल गया, अच्छा रहा।
ये लंबाई चौड़ाई को आप इस नक्शे से समझ लेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा आपके लिए। देखिए, हम एक इस नक्शे में आप देखेंगे तो इस नक्शे में एक चीज पाएंगे आप, सबसे नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये एक अपन ये कहीं चित्रों में हम देखते हैं, तो ये मान लो एक गिलास उल्टा कर दे हम, तो ऊपर का जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे का हिस्सा चौड़ा वाला नीचे चला जाएगा। तो ये उल्टा गिलास रखा हुआ नीचे का हिस्सा, जिसको हम सात राजू, जिसको हम नरक का बोलते हैं, मध्य लोक से नीचे का गिलास की तरह उल्टा कर दे तो ये सात राज हो गए। फिर इस पे एक सीधा गिलास रख दें हम, ठीक है। जब हम इस पे एक सीधा गिलास रख देंगे तो इसका नक्शा कैसा, देखो यहाँ तक ये हो गया, गिलास की भांति हो गया ना, तो ये हो गया। फिर एक इस पे एक उल्टा गिलास रख दें तो अपने आप ये लोक का नक्शा आ जाएगा। आ गया, पहले एक उल्टा गिलास, उसके ऊपर एक सीधा गिलास, फिर एक उल्टा गिलास, ऐसा रख ले। नहीं हो तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे बच्चे फ्रॉक नहीं पहनते, जो छोटी छोटी बच्चियां होती फ्रॉक पहनती हैं, तो उनके गले से आप देखेंगे तो एक ऐसा जहाँ पे हाथ आता है, फिर उस कमर के ऐसा, और फिर नीचे का चौड़ा हिस्सा अपने आप आएगा, तो आपको पता पड़ेगा कि ये लोक का आकार होगा। अब हमें इस लोक के आकार को देखना है, तो हमें देख लें कि कुल टोटल लोक दक्षिण और उत्तर मिलाएंगे तो ये दक्षिण उत्तर ऐसा मिलाएंगे अपन, तो ये सात राजू है। कितना है ये नीचे का हिस्सा आप देखेंगे तो ये सात राजू है, और इसको हम धीरे धीरे ऊपर तक ले जाएंगे तो यहाँ तक आके मध्य लोक तक एक राजू रह जाता है। मतलब यहाँ सात राजू चौड़ा है नीचे, जिसको हम कलंकला पृथ्वी कहते। जब हम कलंकला पृथ्वी की ओर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कितना मिलेगा, सात राजू। धीरे धीरे इस नक्शे से आप छोटे होते होते जाएंगे तो मध्य लोक तक आते आते ये पूरा एक राजू, फिर थोड़ा सा फिर वापस बढ़ेगा ये, तो यहाँ पर जो इंद्र ये ब्रह्म स्वर्ग है यहाँ तक आएंगे तो ये पांच राजू, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे जहाँ सिद्ध शिला है, सिद्ध लोग वहाँ तक पहुँचेंगे तो एक राजू। तो ये पूरा आप ऐसा गिनेंगे आप इस नक्शे को तो आप खुद पाएंगे कि ये कैसा है, ठीक है। और इसकी ऊपर से नीचे तक लंबाई आप लेंगे तो ये कुल टोटल 14 राजू निकलेगा। कितना निकलेगा ये, हाँ, तो ये हमारा ये लोक टोटल हो जाएगा 14 राजू ऊंचा, है ना, 7 राजू नीचे से चौड़ा, ऊपर मध्य लोक आते एक राजू, फिर नीचे ऊपर जाओगे तो 5 राजू, फिर सिद्ध से लाता है तो एक राजू। ये हो गया ये। लेकिन जब इसको हम 3 डायमेंशन में देखेंगे तो 3 डायमेंशन में ये ऐसा हो जाएगा, मतलब 7 राजू ऐसा है, 7 राजू ऐसा भी जाएगा ये, हाँ, गहराई इसकी गहराई ऐसे में जाएगी 7 राजू। यूं तो दिख रहा है अपने को ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब इनको ऐसा देखेंगे हम अंदर की ओर गहरा तो ये भी 7 राजू ही जाएगा। टोटल हम इसको पाएंगे तो 343 घन राजू हो जाता है ये। 7 राजू लंबा, 7 राजू चौड़ा, 7 राजू ऊंचा, ऐसा है। अगर इसको हम घन में बनाएंगे तो अगर टोटल तो 343 घन राजू ये हो जाता है। इसमें 2 चीज आपको देखने को मिलेगी इस नक्शे में, लोकाकाश में अंदर। एक होती है तृष्णाड़ी, एक होती है एक लोकनाड़ी। ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं इसमें 2 हैं, तृष्णाड़ी और लोकनाड़ी। तृष्णाड़ी का मतलब होता है जिसमें मात्र त्रस जीव पाए जाते हैं, और लोकनाड़ी का मतलब होता है वात वलय से ऊपर के वात वलय से लेके नीचे तक के वात वलय को जो टच कर रही है वो 14 राजू की है। लेकिन जब आप कलंकला पृथ्वी का ये एक राजू नीचे का आप छोड़ देंगे तो ये टोटल 13 राजू में कुछ कम लोकनाड़ी, ये त्रस नाड़ी रह जाएगी जिसमें त्रस जीव पाए जाते हैं। क्योंकि कलंकला पृथ्वी में त्रस जीव नहीं है, मात्र स्थावर जीव है। हाँ, निगोदियाँ हैं, वनस्पति भी है, पंच वनस्पति वहाँ पर है, स्थावर, जल, अग्नि, वायु, ये सब मिलेंगे, लेकिन त्रस वहाँ नहीं पाए जाएंगे, ये आपको याद रखना। तो 2 प्रकार की है, तृष्णाड़ी और लोकनाड़ी। तो लोकनाड़ी का मतलब हुआ पूरे राजू को जिसने घेर दिया ऊपर से नीचे तक। तृष्णाड़ी का मतलब हुआ जिसमें सिर्फ त्रस जीव पाए जाते हैं, वो तृष्णाड़ी, ठीक है।
माइक से दे दो इनको, माइक से बोलेंगे। हाँ चलिए, हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? लोक नाड़ी और त्रसनाड़ी का क्या है जी? लोक नाड़ी और त्रसनाड़ी का डिफरेंस ये किया गया कि हम टोटल इसको 14 राजू मानते हैं। त्रसनाड़ी को जी नहीं, इस ऊंचाई को हम 14 राजू मानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि 14 राजू में ही त्रसजीव रहते कि 13 कहाँ रहते? तब हमें बताना पड़ेगा ये जो हमारी 1 राजू चौड़ी 14 राजू ऊंची जो नाड़ी है, इसमें 13 राजू में कुछ कम में तो त्रसजीव रहते हैं और शेष राशि में सर्वत्र एक इंद्रिय इत्यादि जीव निगोदिया राशि जिसको हम कहते हैं वो भरी पड़ी है। तो हमें लोक नाड़ी और त्रस नाड़ी का विभाजन इसलिए करना पड़ा, नहीं तो लोगों के मन में ये रह जाता कि ये शायद सभी त्रस नाड़ी है। अच्छा, तो जो नीचे की जो 1 योजन की कलकला है, आप माइक हाथ में लेके बोलो ना। जो ये जो नीचे का 1 योजन का जो कलकला है, तो ये निकाल देते होंगे जी। इसमें त्रस जीव नहीं रहते ना, इसमें नित्य निगोदे रहते हैं। नित्य निगोदिया रहते हैं। ऐसे नित्य और इतर निगोद की कोई चर्चा यहाँ पे अभी नहीं है। अच्छा, इतर भी रहते होंगे जी। सब निगोदिया राशि वहाँ रहती है। उस निगोदिया में से जो निकल जाते हैं हम उसे इतर बोलने लगते हैं, जो नहीं निकलते हम नित्य बोलने लगते हैं, हम डिफरेंट करने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अब ये हमारे ये लोक 3 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग ऊर्ध्वलोक, बीच में मध्यलोक, अंत में बीच का नीचे का अधोलोक। देखिए, अगर हम इसको 2 भागों में विभाजित कर लें, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, तो ये 7-7 राजू हो गया। क्योंकि मध्यलोक जितना बड़ा है वो कोई ज़्यादा बिल्कुल जल में, सागर में जल में बूंद के समान है। तो देखना आप कैसे बता देता हूँ आपको। ये टोटल हम जब ऊपर जाएंगे तो जो हमें ये 16 विमान दिख रहे हैं स्वर्ग के, फिर हमें दिख रहे हैं 9 ग्रीवक, फिर 9 अनुत्तर, 5 अनुदिश, ऐसे करके ऊपर तक हम चले जाएंगे तो सर्वार सिद्ध शिला और सिद्ध शिला से सिद्ध लोक, ऐसा हमें पूरा ये वर्णन देखने को मिलेगा यहाँ पर। और नीचे हम जो से एक आपको ये दिख रहा होगा, सिर्फ छोटा सा एक मेरू जैसा दिख रहा है, इसको सुमेरु पर्वत बोलते हैं। ये सुमेरु पर्वत यही मध्य लोक का हिस्सा है। सुमेरु पर्वत कितना है? 1,40,000 योजन। 1,40,000, 1 लाख का सुमेरु और 40 की चूली का, यही हमारा मध्य लोक है। राजू में योजन का कोई ज़्यादा वो नहीं रह जाता गणित। अगर राजू में आप योजन के गणित को देखो तो बिल्कुल कुछ नहीं बचता। और ये मध्यलोक हमारा ऐसे विस्तृत है। कैसा विस्तृत है? 1 लाख ऊपर और 1 राजू चौड़ा, मतलब हमारा 1 राजू ऊंचा विस्तृत नहीं, ऐसा। और नीचे हम जाएंगे तो 7 नरक अपने को मिलेंगे। अब पहले इसको समझ लो आप। हाँ, आप माइक से बोलो। मैं बार बार एक बात आपसे कहता हूँ, आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग ऊंचाई तो जितनी मध्यलोक की सुमेरु पर्वत है उतना ही ऊंचाई है ना जी। और चौड़ाई एक राजू चौड़ाई। क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही आपका सुमेरु पर्वत का हिस्सा समाप्त होता है, वहां से एक आड़ा बाल को ऐसा कर दे, उधर से सोदर इंद्र का विमान शुरू हो जाता है। और जहां से आपकी ये जड़ होती है, सुमेरु पर्वत की जो जड़ है, यहाँ समाप्त होते अधोलोक शुरू हो जाता है। इसके देखिएगा, अभी बता देता हूँ, आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज समझा देता हूँ पहले आपको। हमारे पास कुल मिला के एक प्रकार से ये 2 भाग हो गए। ये जो हिस्सा है मान लो फ्रॉक है, फ्रॉक होती है, फ्रॉक में बेल्ट होता है बच्ची का, देखा आपने? वो बेल्ट जो हिस्सा होता है कितना सा, इतना सा 1 इंच का हिस्सा होता है। फ्रॉक होती है मान लो 1.5 फीट 3 फीट जो भी बच्ची की हाइट है ना। अब उसमें 1 इंच क्या मायने रखता है, 2 इंच कोई मायने नहीं रखता। लेकिन वो भाग मध्यलोक कहलाता है। ऊपर का हिस्सा ऊर्ध्वलोक, नीचे का हिस्सा अधोलोक कहलाता है अपने लिए। इस मध्यलोक और अधोलोक में क्या व्यवस्था है ये देख लें अपन। 6 द्रव्य की क्या व्यवस्था है उसको अपन समझ लेते हैं। इस ऊर्ध्वलोक में
हम जब ऊपर जाएंगे तो हमें सबसे पहले सौदर्म इंद्र का विमान और ईशान इंद्र का विमान मिलेगा। ये टोटल हमें 1.5 राजू ऊंचा मिलेगा। 1 राजू चौड़ा, 1.5 राजू ऊंचा, मतलब 1 राजू को आधा राजू में सौधर्म का विमान, आधा राजू में ईशान स्वर्ग, जिसको हम ईशान स्वर्ग और सौधर्म स्वर्ग बोलते हैं। इसे 2 स्वर्ग मिलेंगे हमें। ये 1.5 राजू मिलेंगे। आपको दिख रहा है नक्शे में 1.5 राजू दिख रहा होगा ना? हाँ। फिर इससे 1.5 राजू ऊपर जाओगे तो सनत कुमार और महेंद्र के विमान मिलेंगे, है ना। इनके जैसे अपर नाम वैसे स्वर्ग के नाम भी हैं इनके। इससे ऊपर आधा राजू ऊपर जाओगे तो ये 3 राजू हो गया। उर्दू लोक का ये हो गया 3 राजू, 1.5 और 1.5 3 राजू आपका। फिर आधा राजू में गया ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग, आधा राजू में लांतर और कापिष्ट, ये हो गया 4 राजू। फिर हो गया शुक्र महाशुक्र में आधा राजू, 7 6 7 में आधा राजू, ये हो गया 5 राजू। फिर हो गया आनत और प्राणत, आरणत और अच्युत, ये हो गया 1 राजू, तो हो गया 6 राजू। मतलब 6 राजू में आपके 16 स्वर्ग की व्यवस्था बन गई उर्दू लोक में। तो आप मध्य लोक से जो 6 राजू ऊपर चले तो ये टोटल 6 राजू में आपके 16 स्वर्ग आ गए। फिर आप ऊपर जो जाएंगे तो 9 ग्रेवक, जो 1 राजू में क्या क्या व्यवस्था उसको देख लेना। 9 ग्रेवक आपको जो मिलेंगे, है ना, 5 योजन में 4 योजन और 3 योजन, ऐसे करते करते आप ऊपर चलते चलेंगे तो ये आपको ऊपर जाते 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 आपको ये 9 ग्रेवक, फिर 9 अनुदिश। तो 9 ग्रेवक की जो व्यवस्था ऐसी है, आपकी जो बिल्डिंग होती है ना, एक प्लेटफॉर्म एक फ्लैट ऐसे चलेगी। ये 9 ग्रेवक, तो आप ऐसे 3-3 वाले ऐसे 3-3 ऐसे लगते जाएं, ठीक है। फिर लेकिन जो 9 अनुदिश है वो ऐसे नहीं है, वो एक बीच में और 8 दिशाओं में 8, ये आपके 9 अनुदिश है। और ऐसे 5 अनुत्तर, इनके ऊपर जाएंगे तो 5 अनुत्तर विमान आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 5 अनुत्तर विमान से आप ऊपर चलेंगे। 5 अनुत्तर विमान से जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको सिद्ध शिला मिलेगी। हाँ, ये याद रखना, इसको ईशत पाक भार भी बोलते हैं आप। कितना है ये? ईशत पार भाग। ये 8 योजन ऊंची, मतलब इतनी ऊंचाई 8 योजन लेके चलना, चौड़ाई में 45 लाख योजन लेके चलना आप। महाराज जी, ये 5 अनुत्तर और सिद्ध लोक के बीच में क्या है वो रंग बिरंगा सा बना है? कहाँ पर? 5 अनुत्तर और सिद्ध शिला के बीच ये में वलय है, वलय तनुवत वाले बात वलय। बीच बीच में आपको जो दिख रहे हैं ना ये पट्टियां, ये सब वलय है। नहीं महाराज जी, बाजू में नहीं है, उसी लोक नाड़ी में जो हाँ, वो नाड़ी में कुछ तो ये वलय बने, ये तो ये जो है ये भी वलय है बीच बीच में, आकाश के प्रदेश और वलय, क्योंकि ये सब वलय पे टिका हुआ है। आपका जितना भी ये राजू है ये सब वलय के अंदर टिका हुआ है। ये जो लोकाकाश वलय से टिका हुआ है, वलय से घिरा हुआ है। घनोदधि, घनोवात वाले और तनुवात वाले, इन 3 वलयों से घिर रहा है आपका। ये आपको बता, तो ये सिद्ध लोक जो हो गया 45 लाख योजन वाला आपका सिद्ध लोक हो गया। इससे 1575 धनुष ऊपर जब जाएंगे तब आपको तनुवात वलय मिलेगा, जहाँ पर सिद्ध भगवान रहते हैं। तो सिद्ध लोक और सिद्ध शिला ये 2 चीज़ें अलग अलग है। इनको पंच पैताले भी बोलते हैं। 5 चीज़ें ऐसी है जो 45 लाख योजन की, वो देख लेना क्या है। सिद्ध लोक 45 लाख योजन का है, सिद्ध शिला 45 लाख योजन की है। सोदर में विमान, सोदर स्वर्ग में सोदर विमान जो है वो 45 ऋजु विमान 45 लाख योजन का है। फिर आपका जो मध्य लोक है, 2.5 द्वीप, जो मध्य लोक में जो 2.5 द्वीप है जहाँ पर सिर्फ मनुष्य रहते हैं, वो है 45 लाख योजन का। और प्रथम नरक का प्रथम बिल, वो है 45 लाख योजन का। नहीं, प्रथम नरक का। ऐसे पंच पैताले कहलाते हैं। 5 45 योगन की 5 चीजें हैं ये, जो आपको याद रखना है। अब चलिएगा, इस प्रकार से ये तो हो गया ऊर्ध्व लोक। अब अधोलोक। हाँ, नमस्ते महाराज जी। ये अनुत्तर के ऊपर और सिद्ध शिला के मतलब बीच में कितना अंतर है? किसमें? 5 अनुत्तर के ऊपर और सिद्ध शिला के बीच में 5। हाँ, अच्छा, सर्व उसके बीच में का अंतर कितना रहेगा?
ये शायद योजन में है, ये 12 योजन, 12 योजन का अंतराल है 5 अनुत्तर विमानों में, और ये सिद्ध शिला के बीच में। हाँ, ध्वजा से लेके, ठीक है, 12 योजन। ये 12 योजन आप इसका अंतराल मानना, इससे ऊपर 1575 धनुष मान के चलना। हाँ, ध्वजदंड, वो तो सब में, ध्वजदंड तो सब में ही लगाना है आपको, ये याद है। चलिए अब अधोलोक की व्यवस्था देख लें। अधोलोक में हमारे पास खर भाग पे अपने को रत्न प्रभा पृथ्वी 7 प्रभृति मिलेगी। रत्न शर्करा, वालुका, पंख, धूम, तमो, महात्मा, प्रभा, मोयो, घनाम्बु, वाताकाश, प्रतिष्ठा, सप्ता, दोदा। अधो अधा मतलब ये एक के नीचे एक चलेगी। चलिए सबसे पहले रत्न प्रभा पृथ्वी के बारे में आप अपना समझिएगा। जो रत्न प्रभा पृथ्वी है आपकी, मान लो ये रत्न पृथ्वी है, तो रत्न प्रभा पे 3 भागों में बटी हुई है, खर भाग, पंख भाग और अबुल भाग। खर भाग में, खर भाग की जो मोटाई है पूरी 16,000 योजन की है। पंख भाग की मोटाई है 84,000 योजन, और अबुल भाग की मोटाई है 80,000 योजन। खर भाग के मोटाई कितनी है? 16,000 योजन। पंख भाग है 84,000 योजन, और अबुल भाग है 80,000 योजन। टोटल इस रत्न प्रभा पृथ्वी की आप जब ऊंचाई बनाओगे तो 1,80,000 योजन मिलेगी। कितनी मिलेगी? हाँ, 1,80,000 योजन में। तो मान लो ये आपका हिस्सा है 3 भाग, तो ये ऊपर के हिस्से में अपन लोग रहते। कौन लोग रहते हैं? मनुष्य। तो खर भाग जो रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपर का छत है, छत में मनुष्य और तिरंजी ये पूरे ऐसे रहेंगे, ठीक है। फिर इसके जो नीचे का हिस्सा है जो 16,000 मोटा है, इसमें भवनवासी और व्यंतरों के एक, जो व्यंतरों के 10 हैं, 8 भाग हैं, और भवनवासियों के 10 भेद हैं। तो एक भेद व्यंतरों का और एक भेद भवनवासियों का। और पंख भाग में, खर भाग में ये होगा। फिर पंख भाग जो 84,000 योजन का, इसमें 9 भेद भवनवासियों के और 7 भेद व्यंतरों के ये रहते हैं। अबुल भाग में नारकी रहते हैं, जो जिसको हम प्रथम नरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? हाँ, ये याद रखना, नरक यहां से शुरू होता है। रत्न प्रभा पृथ्वी जो नाम दिया जाता है रत्न शर्करा, तो जो रत्न प्रभा वहां पे पृथ्वी का नाम दिया, और रत्न प्रभा पूरी पृथ्वी में नरक नहीं रहते, नारकी नहीं रहते। उसके 3 भेद करिएगा, खर भाग, पंख भाग, अबुल भाग। खर भाग में रहेंगे व्यंतर और भवनवासियों के एक भेद। पंख भाग में रहेंगे भवनवासी व्यंतरों के 9 और 7 भेद। और अबुल भाग जो 80,000 योजन मोटा है, इसमें रहेंगे प्रथम नारकी। जो प्रथम नरक है वो यहाँ रहेगा। इसके नीचे कुछ योजनों पे जाकर आपको दूसरा नरक मिलेगा, जिसको हम शर्करा प्रभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अब इस शर्करा प्रभा और खर भाग से शर्करा प्रभा तक की लोगे तो पूरा एक राजू बनेगी। इसकी चौड़ाई, ऊंचाई कितनी बनेगी? हाँ, ये अपने को नीचे 7 राजू लाना है ना पूरा, यहाँ पर आपको 1 राजू ये पूरा मिलेगा। मतलब 2 नरकों में 1 राजू में 2 नरक। समझ गए? रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा इन 2 नरकों में कितनी है? तो 1 राजू। चौड़ाई तो अपने 1 राजू है ही, ऊंचाई कितनी है? तो 1 राजू में 2 नरक मिलेंगे आपको। ये आपके दिमाग में आपको फिट बिठाना है। फिर जब नीचे 1 राजू और आएंगे तब आपको वालुका प्रभा नरक मिलेगा। कौन सा नरक मिलेगा? हाँ, वालुका प्रभा, ये 1 राजू में। फिर मिलेगा पंख प्रभा, ये 1 राजू में। फिर धूम प्रभा 1 राजू में, तमा प्रभा 1 राजू में, और महात्मा प्रभा 1 राजू में। मतलब 6 राजू में 7 नरक मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 राजू में। और जो कलंकला पृथ्वी है ये पूरी 1 राजू में टोटल। तो ये 7 राजू अधोलोक का हो गया। 7 राजू। पटल क्या होता है? हाँ, पटल, जिनमें नारकी लोग रहते हैं। जैसे आपके यहाँ मंजिलें होती है ना, फर्स्ट फ्लोर पे कौन है, सेकंड फ्लोर पे कौन है, थर्ड फ्लोर पे कौन है, तो आप इसको फ्लोर समझ लीजिए। पहला नरक में 13 फ्लोर हैं, दूसरे नरक में 11 फ्लोर हैं,
तीसरे नरक में 9 फ्लोर हैं, चौथे नरक में 7 फ्लोर हैं, पांचवें नरक में 5 फ्लोर हैं, छठे नरक में 3 फ्लोर हैं और सातवें नरक में 1 फ्लोर है। आपको कौन सा? हमें कोई से ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये याद रखिएगा फ्लोर। इनमें जैसे अलग अलग जीव जैसे पाप करता है उन पापों का फल भोगने के लिए उनमें जाता है। महाराज जी जो ये इसमें दिया है पंख भाग में 24,000 योजन, फिर धूम प्रभा में 20,000 योजन, ये योजन कम होते जा रहे हैं और स्थान बढ़ते जा रहा है। ये उनकी मोटाइयाँ दे रहे हैं जी। ये वलय है ना, वलय, इनमें आप देखिए चलिए। तो अपने के अधोलोक की व्यवस्था समझ में आ गई आपको? चलिए। राजू और राजू, राजू का मतलब उन्होंने बताया, यारजू को ये एक इकाई है क्षेत्र को नापने की, योजन और राजू ये इकाइयां हैं क्षेत्र को नापने की। तो उन्होंने बताया कि कोई देव जो तीव्र गति से चलता हो, विमान हो, अथवा उन्होंने कहा कि 1,00,000 योजन का हम लोहे का गोला ले लें और हम आकाश से छोड़ें। वो अपनी गति से जितनी तेज गति से चले उतनी गति से 6 महीने तक जितना सफर कर लेगा उतना 1 राजू हो जाएगा। 1 राजू को नापने का उन्हें परिमाण क्या बनाया? क्योंकि हमारे यहाँ उपमा है, हम नापने का कोई अब थर्मामीटर हमारे पास होता ही नहीं, मीटर तो काम करेगा नहीं यहाँ पे। तो क्योंकि अब किलोमीटर लीटर तो सब भूल जाओ आप, तो उसको समझे कैसे? तो उन्होंने कहा 1 लोहे का गोला जो 1,00,000 योजन ऊंचा हो और 10,000 योजन चौड़ा हो और उसको आप आकाश से छोड़ दीजिए। 6 महीने में जितनी दूरी तय करता है उसका 1 राजू बराबर वो हो जाएगा, ऐसा आप मान के चलिएगा। इसको 1 राजू। महाराज जी जब गोला है तो फिर रेडियस होगी ना उसकी, तो ऊंचाई और लंबाई क्या रेडियस मतलब? हाँ अरे यूँ मान लो ये मान लो ये गोला है आपका, तो इसका भी अगर ये निकालेंगे, ये मान लो ये निकाल लिया हमने, एक ऐसे नीचे से कोना ऊपर से कोना ले लिया आपने, तो 1,00,000 योजन ऊंचाई हो गई। तो ये भी इसका ये हिस्सा भी तो करेंगे ना। हाँ ऐसा, तो हमें ऐसा करके चले, मतलब 1,00,000 योजन का गोला ले लें बस, अपन ये समझ के चले, ठीक है। तो ये महाराज जी सुमेरु पर्वत भी तो कह सकते उतना बड़ा गोला। अब सुमेरु पर्वत कह दो और गोला कह दो तो जल्दी, क्योंकि गोला लुढ़कता जल्दी है ना, अब सुमेरु पर्वत लुढ़केगा नहीं, टिक ना जाए, टिक ना जाए। गोला क्या गोल रहता है तो लुढ़कता रहेगा। चलिए ठीक है ना, आ गया समझ? अपने को समझ में आना चाहिए, ये उपमान है, ना कोई गोला लुढ़केगा ना कोई सुमेरु पर्वत लुढ़केगा, कहीं नहीं हुआ। ये एक समझने का एक अनुमान है उनका, क्योंकि अब कैसे आपको एक राजू बताएं, तो अपने आप ही एक हमारी बुद्धि से नपेगा। बहुत सी चीज बुद्धि से नपती है, हाथों से नहीं नपती है ना। जैसे एक बार अकबर ने पूछा
कि बताओ इस मध्य का सेंटर पॉइंट कौन सा है मध्य का। तो सब उन्होंने सोचा कि इस बीरबल को फंसाना चाहिए, क्योंकि बादशाह हमसे ज़्यादा तो बीरबल विद्वान है, तो बीरबल बताएगा कि सेंटर पॉइंट कौन सा है। बीरबल कलाकार था, उसने कहा 2 मिनट सोचा, फिर कहता कुछ नहीं, मैं नाप के बताऊंगा। ठीक है, 5-6 दिन छुट्टी मारी उसने और 6-7वें दिन आके नाप लिया। हाँ बताओ बादशाह, जिस पॉइंट पे आप बैठे यही मध्य, और यहाँ से आप चले जाओ सब सेंटर पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे आप बैठो, ये जो सिंहासन है आपका बिल्कुल मध्य पॉइंट है ये। अब जिसको नापना नाप लो भाई, जिसको तकलीफ है वो नाप लेगा। अब और बादशाह सभी ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कहा, ये मध्य पॉइंट यही है जहाँ बादशाह आप बैठे हो। कौन उलझेगा बादशाह से। तो उपमान ऐसे ही होते हैं, उपमान तो उपमान होते हैं, जिनको नापना नाप लो, लिया 1 लाख रुपये का वजन, छोड़ देना 6 महीने जाए तो देख लेना। अब क्या करें, है ना। तो ये नापने की इकाई है, इकाई को ऐसे ही यहाँ पे नाप के चलिए। अब इन्हें में आगे की महाराष्ट्री जी हाँ। योजन योजन इसका छोटा है, छोटी इकाई है, जैसे सेकेंड है, घंटा है, फिर आपके मिनट है, घंटा, ऐसे इसकी छोटी इकाई है। जैसे एक है बड़ा योजन और दीर्घ योजन, तो 4 कोस का 1 योजन होता है। 1 योजन 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, मतलब अगर लघु योजन हम देखें तो 12 किलोमीटर का 1 योजन होगा। और इसको नापने के और भी अलग अलग है, इसको कल देख लेंगे, आज इतने रख लेते, ठीक है, कल समझ लेंगे। जिनवाणी।